जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। आज आप सबके लिए सेट नंबर 2 अभ्यास सेट 2 आप सबके लिए लेकर आया हूँ। वैसे विद्यार्थी जो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल डेंटल, बीएससी नर्सिंग एंड आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का तैयारी कर रहे हैं वो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और अभी तक वैसे विद्यार्थी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो मैं वीडियो डालूं वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो आज का जो है अभ्यास सेट 2 मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं। तो वैसे विद्यार्थी जो पहला सेट नंबर 2 नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे पीसी टारगेट बैच पे, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाकर सेट नंबर 1 देख सकते हैं। तो चलिए आज का सवाल जवाब क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करते हैं। और वैसे विद्यार्थी जो क्वेश्चन का आंसर उत्तर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर अवश्य देंगे। तो आज का सेट स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। जो सभी अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है H+ आयन, बी में दिया है इलेक्ट्रॉन, सी में दिया है न्यूट्रॉन और डी में दिया है OH- आयन। ठीक है, OH- आयन। तो आपको बताना है कि सभी अम्ल जो है जल में घुलकर प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज देखेंगे कि सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। तो H+ आयन प्रदान करते हैं। याद रखें कि H+ आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को जितना ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हो, सारे क्वेश्चन में सेटिंग किया हुआ है, आप क्वेश्चन आपसे कोई इतना मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। और आपका इस जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बाबू वो सारा आपका किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा बाबू लोग कि जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। ये देखिए क्या करा कि जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है अम्ल, बी में दिया है क्षार, सी में दिया है लवण और डी में दिया है सभी। ठीक है, तो जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। तो अगर आप जानते हैं आंसर तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। ठीक है, तो सभी जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी में क्या दिया है? तो क्षार कहते हैं। याद रखेंगे कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा बाबू लोग कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, क्या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्या नीला कर देता है? ठीक है, अम्ल, ऑप्शन नंबर ए में दिया है अम्ल, बी में दिया है क्षार, सी में दिया है लवण और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्या नीला कर देता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लाल लिटमस पत्र को क्षार जो है नीला कर देता है। याद रखेंगे कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बाबू लोग कि दूध का पीएच मान होता है। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देने कि दूध का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर में दिया है 6.1, बी में दिया है 6.6, सी में दिया है 7.4 और डी में दिया है 6.4। तो दूध का पीएच मान क्या होता है? तो दूध का पीएच मान
सारे बच्चे याद कर लेंगे, ठीक है। सारे विद्यार्थी जो है दूध का पीएच मान नहीं, बल्कि जितने भी पीएच मान का वैल्यू होता है बाबू, दूध का, नींबू का, रक्त का, आपका जितने भी पीएच मान होते हैं, पीएच स्केल हो, जितने भी मान होते हैं वो सारे बच्चे याद कर लेंगे। अक्सर किसी न एग्जाम में किसी का पीएच मान पूछ देता है, किसी में दूध का पूछ देगा, तो किसी में रक्त का पूछ देगा, खून का, किसी में नींबू का, ये वगैरह का पूछ देगा, ठीक है। तो सारे लोग याद करके रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी क्या 6.6 क्या होता है, दूध का पीएच मान 6.6 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है बच्चे लोग कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण का दर का अनुपात है, ठीक है। क्या ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन और प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण, गैस के मिश्रण के दर का अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 1:4, बी में दिया है 1:1, सी में दिया है 1:2 और डी में दिया है 2:1, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, ठीक है। ए याद रखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण का दर का अनुपात 1:4 होता है, ठीक है। क्या होता है 1:4 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी, याद रखेंगे। ये एग्जाम में आपका सवाल जो है, क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कह रहा है कि परम ताप का मान होता है, परम ताप, ठीक है, परम ताप का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, बी में दिया है -273 केल्विन, सी में दिया है 100 डिग्री सेल्सियस और डी में दिया है 180 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो परम ताप का मान कितना होता है, तो परम ताप का मान आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आज देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रहा है, तो -273 केल्विन होता है क्या परम ताप, परम ताप का मान कितना होता है, तो -273 केल्विन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कह रहा है कि वाटर गैस, क्या वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होती है, ठीक है। वाटर गैस जो है किन दो गैसों का मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है CO+H2, बी में दिया है CO+N2, सी में दिया है CO+O2 और डी में दिया है CO2+H2। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होती है। तो आपका 4 ये ऑप्शन दिया हुआ बाबू, इसमें आपको एक ऑप्शन सही दिया हुआ है जो आपको छाटनी है। तो वाटर गैसों किन दो गैसों का मिश्रण होती है, तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए में क्या दिया है, तो CO+H2, क्या CO+H2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है, तो CO+H2 जो होता है वो आपका वाटर गैस का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, क्या आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की कुल संख्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की कुल संख्या है। आप लोग ध्यान देंगे पीरियोडिक टेबल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग हम इसे कहते हैं और आवर्त हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ग का पूछ रहा है बाबू लोग, ठीक है, कि वर्ग की कुल संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है 7, बी में दिया है 9, सी में दिया है यानी कि 16 और डी में दिया है 18 यानी कि 18, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए में क्या है, तो आपको 7 होती है। देखेंगे ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आधुनिक आवर्त
किसी में आप दे देगा आधुनिक अवस्थानी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है, अब दे देगा आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि वर्ग की संख्या होती है 7 और आवर्त की संख्या कितनी होती है 18 यानी कि 18 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है बाबू लोग, कर रहा है कि सबसे भारी धातु, ठीक है, सबसे भारी धातु है ए चांदी, बी सोना, सी पारा और डी ओस्मियम। तो यहाँ पे सबसे भारी धातु और तत्व में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट जो है धातु और तत्व में कभी कभी पूछता है सबसे भारी धातु तत्व है, यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है सबसे भारी धातु है। ठीक है, सबसे भारी धातु है और कह देगा सबसे भारी तत्व है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो सबसे भारी धातु है, तो ए में दिया है चांदी, बी में दिया है सोना, सी में दिया है पारा, डी में दिया है ओस्मियम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी में क्या कब का कह रहा है, तो डी में ओस्मियम। ठीक है, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी ओस्मियम जो होता है भारी धातु है, सिर्फ धातु है, धातु तत्व यह नहीं है, सिर्फ धातु है। ठीक है, तो ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु में के गिनती में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बाबू लोग कि सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, सबसे हल्का तत्व है, तो ए में कह रहा है प्लेटिनम, बी में कह रहा है लिथियम, सी में कह रहा है मैग्नीशियम और डी में कह रहा है सोना। तो यहाँ पे सबसे हल्का तत्व है, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, आप कमेंट सेक्शन में आप उत्तर दीजिए कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ठीक है, तो सबसे हल्का तत्व यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो बी में क्या कर रहा है, तो लिथियम। तो याद रखेंगे कि लिथियम जो है सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, लिथियम क्या है, सबसे हल्का तत्व है। चलिए सभी लोग याद रखेंगे कि लिथियम क्या है, सबसे हल्का तत्व है, सिर्फ हल्का तत्व है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बाबू लोग कि सोडियम धातु को रखा जाता है। सबसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये आपका एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, किसी कैसा हूँ एग्जाम हो, आपका जनरल साइंस का एग्जाम होती है, तो आपको ये सब सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। तो कह रहा है कि सोडियम धातु यानी कि Na, संकेत में सोडियम क्या बोलते हैं बाबू, Na बोलते हैं। तो सोडियम धातु को रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, तो आपको ऑप्शन दिया है जल में, बी पेट्रोल में, सी केरोसिन तेल में और डी ईथर में। तो सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है। ठीक है, तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या कह रहा है, तो केरोसिन तेल। ठीक है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। आप देखेंगे कि Na यानी कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी किसमें, केरोसिन तेल में याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कर रहा है बाबू लोग 12 में कर रहा है आपका कि सिक्के किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, यानी कि किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है। ए में दिया है चांदी, बी में दिया है सोना, सी में दिया है तांबा और डी में दिया है जस्ता। तो किसके निष्कर्षण के लिए आपका जो साइनाइड विधि जो है प्रयुक्त की जाती है, तो बताएंगे कि किसके निष्कर्षण के लिए किया जाता है साइनाइड विधि। सारे लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे कि किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू लोग कि जो चांदी का, ठीक है, चांदी का निष्कर्षण के लिए किसका, तो साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन इस प्रकार भी दे सकती है कि चांदी का निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे कि साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसके निष्कर्षण के लिए किया जाता है, तो चांदी के निष्कर्षण के लिए क्या किया जाता है, तो साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए चांदी के निष्कर्षण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है बाबू लोग, 13 में कह रहा है कि लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है
ए में दे दिया है आपका AgCl, बी में दे दिया है AgBr, सी में दे दिया AgNO3 और डी में दे दिया AgF। ठीक है, AgF। तो लूनर जो है कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आज रखेंगे सारे बच्चे, सारे विद्यार्थी, आप लोग ये रासायनिक जो सूत्र है अवश्य याद कर लेंगे। ठीक है, रासायनिक सूत्र जो होता है बाबू वो अवश्य याद कर लेंगे। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो याद करके रखेंगे। तो जैसे मैं बोल दिया कि लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र आपका क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। तो सी में क्या बोल रहा है? तो सी में कह रहा है AgNO3। ठीक है, AgNO3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? AgNO3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? ए में दिया है कैवेंडिश, बी में दिया है लेवाइजर, सी में दिया है यूरे और डी में दिया है प्रिस्टले। ठीक है, तो हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे ए में, तो ए में क्या दिया है? तो कैवेंडिश महोदय ने जो क्या किए थे? हाइड्रोजन के खोज किए थे, यानी कि हेज। हाइड्रोजन का खोज क्या किए, कौन किए थे? तो कैवेंडिश महोदय ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुलायम कोयला, कोयला को कोयला से सभी परिचित होंगे। ठीक है, कि कोयला किसको कहते हैं? तो मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। ए में पिट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस और डी एंथ्रासाइट। तो मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, को क्या जाना जाता है? मुलायम कोयला के नाम से किसको कहते हैं? तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट, तो यानी कि बिटुमिनस को हम लोग मुलायम कोयला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बिटुमिनस को किस नाम से और जानते हैं? तो मुलायम कोयला के नाम से जानते हैं। अक्सर एग्जाम में ये पूछ देते हैं बाबू कि बिटुमिनस को हम लोग मुलायम कोयला के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे कि बिटुमिनस को क्या कहते हैं? तो मुलायम कोयला भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना किस अम्ल में घुल जाता है? ए में दिया है नाइट्रिक अम्ल, बी में दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल और डी में दिया है अम्लराज में। ठीक है, तो सोना जो है किस अम्ल में घुल जाता है? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अम्लराज, अम्लों का राजा यानी कि अम्लराज में जो है सोना घुल जाता है। ठीक है, तो सोनार लोग जो बाबू जो यही काम करता है कि आप लोग जब सोना को साफ करने के लिए देते हैं तो वो अम्लराज को रखे हुए रहता है, उसमें आपको सोना यानी कि खुलाता है। जब आपका पुराना हो जाता है कोई जेवर तो उसको न्यू बनाने के लिए दिया जाता है, तो आपको इसी में अम्लराज में घुलाकर वो आपको फिर से न्यू बनाकर देता है। ठीक है, तो याद रखें सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ए में दिया है डायनमो, बी में दिया है हीटर, सी में दिया है बैटरी और डी में दिया है मोटर। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे कि यानी कि बैटरी जो है क्या करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 18 कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। ए में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन और डी केवल इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, P+N होते हैं। क्या? P+N होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है बाबू लोग कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया? ठीक है, यहाँ न्यूट्रॉन नहीं है बाबू लोग, न्यूट्रोनो है। एक न्यूट्रॉन होता है, एक न्यूट्रोनो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ए में दिया है रदरफोर्ड, बी में दिया है थॉमसन, सी में दिया है चैडविक और डी में दिया है न्यूटन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जेम्स चैडविक महोदय ने क्या किए थे? न्यूट्रॉन की खोज किए थे। देखें कि न्यूट्रॉन की यानी कि न्यूट्रॉन
एक न्यूट्रॉनो भी होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन दिया है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक महोदय ने के किए थे। क्या? न्यूट्रॉन की खोज किए थे। आप देखें कि कौन किए थे? तो चैडविक महोदय ने। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये इनका खोज है। आप लोग याद रखेंगे कौन कौन किए थे। प्रोटॉन की खोज किसने किए थे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे और न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे। तो इसका आप लोग याद रहेंगे। ईट, एक शॉर्ट में है ईट पर नाच। ठीक है, ईट पर नाच, यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन महोदय, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड और न नाच, नाच। ठीक है, एन से न्यूट्रॉन और च से चैडविक महोदय। तो यहाँ पे अभी क्या था? न्यूट्रॉन था, एन था, यानी कि नाच एन था। तो च से क्या? चैडविक महोदय। तो चैडविक महोदय ने यहाँ पे खोज किए थे न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो देखेंगे ये सूत्र, यानी कि ईट पर नाच। सभी लोग लिख लेंगे यहाँ फॉर्मूला की ईट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन, खोज रदरफोर्ड और न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। ठीक है, तो अब आपका छूटना नहीं चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज करता आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है बाबू लोग कि विद्युत मोटर, जो कह रहा है कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत, यहाँ पर सिद्धांत नहीं सिद्धांत। ठीक है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। ए में फैराडे के नियम पर, बी में लेंज के नियम पर, सी में ओम के नियम पर और डी में फ्लेमिंग के नियम पर। तो विद्युत मोटर किसके नियम पे काम करता है? तो 20 जो है मैं आपका राइट आंसर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे कि ओम के नियम पे, ओम के नियम पे कौन सा विद्युत मोटर जो हम लोग घरों में उपयोग करते हैं विद्युत मोटर, वो किसके नियम पे? तो ओम का नियम पे ये कार्य करता है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओम के नियम पे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा कि प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, कूलॉम, हेनरी, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि ओम। ओम जो है आपका राइट आंसर। प्रतिरोध का क्या मात्रक हो जाता है? तो ओम। तो सही विद्यार्थी जो है आपका मात्रक, ठीक है, मात्रक याद कर लेंगे। कम से कम 20 से 30 मात्रक जो मेन टॉप पॉइंट है बाबू, वो मात्रक याद कर लेंगे। इसलिए पूछ दिया प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम होता है। इसी प्रकार मात्रक आप लोग याद कर लेंगे। अक्सर ये मात्रक 1-2 पूछ दिया जाता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है बाबू लोग, क्या कह रहा है 22 में कि प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? ए में दिया कोपरनिकस, बी न्यूटन, सी रोमर और डी गैलीलियो। तो प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने नापा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किन्होंने किए थे? तो रोमर महोदय ने। याद रखेंगे कि रोमर महोदय ने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग, यानी कि प्रकाश लाइट का वेलोसिटी जो है सर्वप्रथम प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम मापे थे, तो रोमर महोदय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? 1 लीटर जो है कितना गैलन के बराबर होता है? 0.2642, 0.1642 और सी में कह रहा है 0.2442 और डी देखेंगे और डी में कह रहा है कि 0.2264। तो 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो क्या होता है, कितना गैलन के बराबर होता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया बाबू? तो 0.2642। ठीक है, 0.2642 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है बाबू लोग कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। ए में हाइड्रोमीटर, बी हाइड्रोफोन, सी हाइग्रोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। ठीक है, डी में हाइग्रोमीटर। यहाँ पे सॉरी, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन, हाइग्रोमीटर ये दोनों सेम आ गया है, सी और डी। ठीक है, तो उसे घबराने वाली बात नहीं है, सेम ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइग्रोमीटर से हम लोग
मापते हैं किसका, वायुमंडल की आर्द्रता को। वायुमंडल की आर्द्रता कितनी है, ठीक है, तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। चालन विधि से, संवहन विधि से, विकिरण विधि से, परावर्तन, ठीक है, परावर्तन, यहाँ पे परावर्तन नहीं परावर्तन होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यानी परावर्तन विधि से, ठीक है। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकिरण विधि से पहुंचती है। किस विधि से, तो विकिरण विधि से सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचते, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि नारियल का फल होता है, नारियल का फल होता है, ए में बेरी, बी नट, सी डूपी, इनमें से कोई नहीं। तो नारियल का फल को हम लोग क्या कहते हैं, क्या होता है नारियल का फल, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डूपी कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, डूपी कहते हैं। नारियल का फल यानी कि डब, हम लोग आम भाषा में क्या जानते हैं, डब के नाम से भी जाते हैं, तो उसको हम लोग डूपी कहते हैं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, ए अरस्तु, बी ओसवाल्ड टिपो, सी कैरोलस लिनियस और डी में थियोफ्रेटस, और डी में क्या करा, थियोफ्रेटस। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है, तो थियोफ्रेटस, ठीक है, थियोफ्रेटस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो थियोफ्रेटस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि धूप की चश्मे की क्षमता होती है, ए में 0 डायोप्टर, बी में 1 डायोप्टर, सी में 2 डायोप्टर, डी में 4 डायोप्टर, ठीक है। तो धूप की चश्मा की क्षमता कितना होती है, आप लोग देखते होंगे आपके घर में कोई सदस्य अगर आँख बनाकर आते हैं तो उनको धूप का चश्मा दिया जाता है, ठीक है। तो धूप का चश्मा ब्लैक टाइप का एक चश्मा दिया जाता है, वो आँख के लिए स्पेशल, ठीक है, तो वही आपका धूप का चश्मा है। तो धूप की चश्मा की क्षमता कितनी होती है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए में क्या दे रहा है, तो 0 डायोप्टर होता है, क्या होता है, 0 डायोप्टर होता है, क्या, धूप के चश्मा। आपको कोई भी पहन सकता है, धूप चश्मे को कोई भी पहन सकता है, ठीक है। चलिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है बाबू लोग कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बने होते हैं, ठीक है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिल के बने होते हैं, ए में दिया है 3, बी में 4, सी में 5, ये 5 आपका है, ठीक है, और डी में दिया है 7, और डी में क्या दिया है 7। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बने होते हैं, ये तो सारे लोग जानते होंगे बाबू, सभी को पता होगा कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बने होते हैं। तो चलिए 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कितने, तो 7 से बने होते हैं, क्या, श्वेत प्रकाश। याद रखेंगे कि 29 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है बाबू लोग, 30 में कह रहा है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। अगर हम लाल कांच को अधिक ताप पे गर्म करते हैं तो वह कैसा दिखाई देगा, ए में लाल, बी में हरा, सी में क्या कह रहा है, पीला, यानी पहला नहीं होगा, यहाँ पे पीला होगा, ठीक है, पीला, सी में कह रहा है पीला, और डी में कह रहा है नीला, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका पीला होगा, ठीक है, पीला। तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा, तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे बी में क्या करा, तो हरा दिखाई देगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हरा दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पे गर्म करने पर कैसा दिखाई देगा, तो हरा दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है बाबू लोग, 31 में कह रहा है कि सूरज की किरणें में कितने रंग होते हैं, सूरज के किरणें में कितने रंग होते हैं, ए में दिया है 5, बी में दिया है 6, सी में दिया है 7, और डी में दिया है 8, और डी में दिया है 8। तो सूरज के किरणें में कितने रंग होते हैं, सभी लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि सूरज के किरणें में कितने रंग होते हैं, इसका जवाब आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है कि सूरज के किरणें में कितने रंग होते हैं, ठीक है, तो कितने रंग होते हैं ये सब आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है।
दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, यानी कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? ए में दिया है उत्तल, बी में दिया है अवतल, सी में दिया है समतल और डी में दिया है समतल अवतल। ठीक है, समतल और अवतल दोनों। डी में क्या दिया? समतल और उत्तल दोनों। तो 32 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए उत्तल। याद रखेंगे ए यानी कि उत्तल, यानी कि दूर, दूर यानी कि दूर ऊ आ रहा है तो उत्तल। दूर दृष्टि में किसका? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ए में नीला प्रकाश में, बी हरा में, सी लाल, डी पीला। तो किसमें जो है उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला में, हरा में, लाल में, पीला में। 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला में होती है। ठीक है, नीला। याद रखेंगे कि नीला में जो है उच्चतम ऊर्जा होती है, नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया एक बाबू रोग है। ठीक है, तो इस रोग से क्या तात्पर्य है? इस रोग से कौन सी रोग होती है? इसको जब हम लोग बोलते हैं तो वो कौन से रोग से ग्रसित होते हैं? तो मायोपिया को क्या कहते हैं? तो ए में कहा रहा है कि दूरदृष्टि दोष, बी में कहा रहा है निकट दृष्टि दोष, सी में कहा रहा है बांधता और डी में कहा है रतौंधी। जब डॉक्टर लोग मायोपिया कहेंगे तो वह कौन सा बीमारी से ग्रसित है? तो आपका 4 ऑप्शन दे दिया गया है। कौन सा मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किससे? तो निकट दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से, निकट। ठीक है, तो किससे मायोपिया कहने का तात्पर्य क्या होगा? तो वह मायोपिया कहने का तात्पर्य होगा कि वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। तो आप देखेंगे कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष उसको हो, उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि सामुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में किसके कारण होती है? जो सामुन के, कभी कभी आप देखिएगा कि सामुन के जो बुलबुले होते, कभी आप स्नान करिएगा और बाल्टी में अगर गलती से सामुन चला जाता है तो इसमें एक बुलबुला टाइप होता है। ठीक है, तो उस बुलबुले जो चमकीले रंग होते हैं वह किसके कारण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है व्यतिकरण, बी में दिया है विवर्तन, सी में दिया है प्रकीर्णन, डी में किया इनमें से कोई नहीं। तो सामुन के बुलबुले के चमकीले रंग होने का क्या कारण है? तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या कह रहा है? तो प्रकीर्णन का कारण है। तो प्रकीर्णन के कारण जो है सामुन के बुलबुले को चमकीले रंग के रूप में दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में आपका कह रहा है कि समान आवेश में होती है। क्या होता है? जब समान आवेश होता है, जब समान आवेश, समान बल लगेगा दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ समान बल यानी कि समान आवेश लगेगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा, विकर्षण होगा, असंजन होगा, समजन होगा। ठीक है, तो समान आवेश में क्या होती है? क्या होती है? तो 36 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। क्या होगी? तो विकर्षण होगी। समान आवेश में क्या होगी? तो विकर्षण होगी। विकर्षण कहने का यह तात्पर्य कि एक दूसरे को अपोजिट हो जाएगी, एक दूसरे को अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, समान आवेश में क्या होगी? तो विकर्षण होगी। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या कर रहा है? विकर्षण होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है बाबू कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, साइंस का हो, इसमें पूछ दिए जाते हैं कि पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4 डिग्री सेल्सियस, बी में दिया है 4 केल्विन, सी में दिया है 4 डिग्री और डी में दिया है -4 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 37 का कौन सा सही हो जाएगी? तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी का घनत्व अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, आज रखेंगे किस पे? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे? तो 4 डिग्री जो है सेल्सियस पे आपका पानी का घनत्व यानी कि एकदम खौलना स्टार्ट कर देगी 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो पानी बॉयल करना पूरा एकदम स्टार्ट कर देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है बाबू लोग, 38 में कह रहा है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि जब वर्षा होती है तो वर्षा से पहले वायुमंडल जो है, वायुमंडल में बादल तैरते हैं, या फिर यूं ही कभी देखिएगा तो वायुमंडल में जो बादल एक
इधर से उधर तैरते रहते हैं। तो बादलों को तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में जो है वो बादलों किस कारण तैरते हैं? तो ए में दे दिया है ताप के कारण, बी में दिया है वेग के कारण, सी में दिया है दाब के कारण और डी में दिया है घनत्व के कारण। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो 38 का जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसके कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं? तो घनत्व के कारण। याद रखेंगे किसके कारण? तो घनत्व के कारण तैरते हैं बादल किसके कारण? तो घनत्व के कारण। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि कभी कभी कहीं देखिएगा जब बांध कहीं नदी में बांध बनाया जाता है तो उसको नीचे से काफी मोटा लाया जाता है, काफी उसका जो है एरिया जो है नीचे का काफी मोटा चौड़ा लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्या कारण है? ठीक है, बांध के नीचे से दीवार को मोटा बनाने का क्या कारण है? तो आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए में कह रहा है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, बी में कह रहा है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, सी में कह रहा है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है और डी में कह रहा है कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो किस कारण से बांध के नीचे की दीवार मोटा बनाया जाता है? तो 39 का जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है? तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ठीक है, गहराई जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे पानी में, जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे तो जो आपका जो पानी है द्रव है, ठीक है, यहाँ पे पानी यानी कि जल द्रव को बोला गया है, द्रव बोला गया है। तो जैसे पानी नीचे गहराई की ओर जाएंगे तो पानी का जो दाब बढ़ता है। इसी कारण है कि बांध के नीचे का जो है हिस्सा जो है काफी मोटा बनाया जाता है, दीवार मोटी बनाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे तो यही कारण है, गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है? द्रव का दाब बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि सूर्य की सतह का ताप होता है ए में 600 केल्विन, बी में 2000 के, सी में 6000 के और डी में 7000 के। तो सूर्य की सतह का ताप क्या होता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6000 के होता है। क्या होता है? तो 6000 के होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग होता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग होता है ए में जड़, बी में प्रकंद, सी में फल और डी में कंद। तो हल्दी का कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी यानी कि क्या होता है? तो प्रकंद होता है। तो प्रकंद जो होता है हल्दी के पौधे के खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में करे बाबू लोग अदरक है, अदरक जो हम लोग खाते हैं, अदरक क्या है? ए में रूपांतरित जड़ है, बी में राइजोम है, सी में ट्यूबर है, डी में बल्ब है। तो अदरक क्या है? तो 42 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी क्या? ऑप्शन नंबर बी यानी कि राइजोम है। ठीक है, अदरक क्या है? तो अदरक हम राइजोम है, राइजोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा बाबू कि पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की जरूरत होता है ए में 6, बी में 10 यानी कि 10, सी में 16 और डी में 21। तो पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी में कितना? 16 तत्व का जरूरत होता है पौधे की वृद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि डीएनए हेलिक्स का प्रारूप प्रस्तुत किया। डीएनए हेलिक्स का प्रारूप मॉडल यानी कि मॉडल प्रस्तुत किसने किया? ए में नॉल तथा सरकार ने, बी में वाटसन में क्रिक ने, सी में खुराना ने, डी में प्रिस्टले ने। तो 44 का जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो वाटसन एवं क्रिक महोदय ने डीएनए का हेलिक्स का प्रारूप किए थे, वाटसन एवं क्रिक महोदय ने। चलिए आज का लास्ट सवाल, ठीक है, इस सेट का लास्ट सवाल क्या है? कह रहा है कि मलेरिया और कालाजार किससे होता है? ठीक है, मलेरिया जो बुखार होता है और कालाजार एक बुखार होता है, वह किसके कारण होता है? ए में विषाणु के कारण, बी में जीवाणु के कारण, सी में कवक के कारण, डी में परजीवगन प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ के कारण। तो मलेरिया और कालाजार ये बुखार होता है किसके कारण होता है? तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगी क्या? ये आप लोग खुद आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि मलेरिया और कालाजार बुखार जो किसके कारण होता है। तो 45 का जो आपका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आज इतना तक ही, कल मैं फिर नए वीडियो के साथ यानी नए सेट के साथ सेट नंबर 3 लेकर हाजिर होऊंगा। ठीक है, तो जब तक के लिए सत श्री अकाल।